नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज हम बात करेंगे यहाँ पर हिंदी शिक्षण शास्त्र के 30 प्रश्न जो कि प्रैक्टिस सेट के रूप में हमें मिलने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आज के जो हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ पर सिर्फ 30 प्रश्न पेडागोजी से ही संबंधित रहेंगे। यहाँ पर गद्यांश पद्यांश को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। बाकी सीटेट में हम देखें तो सीटेट में उनको पूछा जाता है और वहाँ पर आप उन्हें आसानी से पढ़कर समझ करके उनका उत्तर निकाल सकते हैं, इसलिए उसमें यहाँ पर इसमें इसको नहीं लिया गया है। तो चलिए और बात करते हैं 30 प्रश्न की प्रैक्टिस सेट की, और इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपना आकलन भी यहाँ पर कर सकते हैं। और दोस्तों ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के लिए, सीटेट के ईवीएस नोट्स के लिए और अन्य नोट्स के लिए आप प्ले स्टोर पर जा कर के आपकी अपनी ऐप ऑनलाइन स्टडी डीके को भी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको मिलती है एक सीटेट ईवीएस रामबाण पीडीएफ जिसकी कॉस्ट यहाँ पर 49 रखी गई है, जहाँ पर आपको थ्योरी प्लस 800 एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम बेस्ड हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट हैं वो मिलते हैं। यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट प्लस 10 प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर फ्री मिलते हैं, यानी कि 30 प्रैक्टिस सेट जो है वो आपको 99 रुपीज़ में, यानी कि 5 रुपीज़ पर प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं। तो चलिए, यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर जा कर के भी आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। अब बात करते हैं आज के हमारे मुख्य प्रश्न की। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आता है, गोवा में कोंकणी, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी और पुर्तगाली भाषाएं बोली जाती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि गोवा है। तो गोवा क्या है? बहुभाषिक राज्य है, एक भाषिक राज्य है, द्विभाषिक राज्य है, या ऐसा राज्य है जहाँ भाषाएं पढ़ाई जाती है? तो देखिए यहाँ पर यदि हम देखें तो गोवा के अंदर कोंकणी, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी, पुर्तगाली आदि भाषाएं बोली जाती है। तो निश्चित रूप से इसका तात्पर्य ये निकल करके आता है कि गोवा जो है वो एक बहुभाषिक राज्य है, जहाँ पर एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग जो है बोलने में किया जाता है। तो ऑप्शन ए बन जाता है यहाँ इस प्रश्न के लिए उत्तर। आगे बढ़ें तो अगला प्रश्न आता है, भारत में किस भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में माना गया है? तो हम सभी जानते हैं कि जो भारत है, हमारे भारत में हम मुख्य रूप से मातृभाषा के रूप में जो हमारी हिंदी होती है उसको यहाँ पर उपयोग में लाते हैं, परंतु द्वितीय भाषा के रूप में जो है वो हम उपयोग में लाते हैं अंग्रेजी को। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न के लिए विकल्प नंबर सी जो होगा अंग्रेजी, इसे द्वितीय भाषा के रूप में माना गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है, आरंभिक साक्षरता उपागम पर आधारित कक्षा के लिए बच्चों को कक्षा में क्या करना चाहिए? देखिए, आरंभिक साक्षरता उपागम पर आधारित कक्षा के लिए बच्चों को कक्षा में क्या करना चाहिए? पारंपरिक प्रवेशिका पढ़नी चाहिए, विभिन्न प्रकार की लिखित और वाचिक सामग्री से अंतःक्रिया करनी चाहिए, ड्रिल और अभ्यास वाली वर्कशीट पर काम करना चाहिए, या फिर मौखिक ड्रिल अभ्यास करना चाहिए? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो लिखित और वाचिक सामग्री है उससे अंतर्क्रिया करनी चाहिए, और यहाँ पर विकल्प जो बी होगा वो हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आता है, वाइगोत्स्की के मत के अनुसार भाषा क्या है? तो वाइगोत्स्की के मत के अनुसार भाषा क्या है? एक चुनौतीपूर्ण उपकरण है, एक सांस्कृतिक उपकरण है, एक अर्थहीन उपकरण है, या फिर आनंददायी उपकरण है? तो देखिए, यदि हम बात करें वाइगोत्स्की के अनुसार, तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो भाषा है वो किस प्रकार सीखी जाती है? तो वो एक सामाजिक अधिगम के माध्यम से सीखी जाती है। सामाजिक अधिगम का मतलब होता है हमारे आसपास परिवेश, समाज आदि से या आपसी अंतर्क्रिया के माध्यम से जब हम सीखते हैं तो वो हमारी एक सामाजिक अधिगम के अंतर्गत आती है चीज़ें। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है, एक सांस्कृतिक उपकरण है। तो यहाँ पर वाइगोत्स्की के मत के अनुसार भाषा जो है वो एक सांस्कृतिक उपकरण है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आता है, एक बालक को यह समझ है कि किसी कागज पर मुद्रित लिखित सामग्री अर्थपूर्ण शब्दों को प्रस्तुत करती है और ये शब्द बोली जाने वाली भाषा से संबंधित है, तो उसमें किसका विकास यहाँ पर हो चुका है? तो देखिए, यदि हम देखें कि एक बालक को यह समझ है कि किसी कागज पर मुद्रित लिखित सामग्री अर्थपूर्ण शब्दों को प्रस्तुत करती है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर बच्चे को उसमें किस चीज़ का विकास हो चुका है? मुद्रित लिखित सामग्री की जागरूकता का, पृष्ठों की जागरूकता, अर्थ की जागरूकता का, स्वनिम की जागरूकता का। तो यहाँ पर ये बच्चा समझ चुका है कि कागज पर जो मुद्रित लिखित सामग्री अर्थपूर्ण शब्दों को प्रस्तुत करती है। तो यहाँ पर बच्चा जो है
वो जो मुद्रित या लिखित सामग्री है उसकी जागरूकता का विकास बच्चे के अंदर हो चुका है। उसे ये पता चल पा रहा है कि जो मुद्रित या लिखित सामग्री है ये किस चीज़ को प्रदर्शित यहाँ पर कर रही है। तो ऑप्शन ए बन जाएगा यहाँ पर उत्तर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आता है, त्रुटियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। त्रुटियों के बारे में जो कथन सही नहीं है वो यहाँ पर हमें इसमें देखना है। तो देखिए, त्रुटियां भाषा अधिगम की प्रक्रिया में व्यवधान डालती है, तो ऐसा नहीं है। त्रुटियां जो होती है भाषा अधिगम की प्रक्रिया में व्यवधान नहीं डालती हैं। त्रुटियां जो होती है वो हमारे अधिगम का हिस्सा होती है। मतलब जब तक हम त्रुटियां नहीं करेंगे तब तक हम सही और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर ये कथन कह रहा है कि जहाँ पर त्रुटियों को व्यवधान बताया गया है तो व्यवधान वो नहीं होती है, वो हमारे अधिगम प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा हुआ करती है। तो यहाँ पर यही कथन जो है ये हमारा इसमें सीधा सीधा गलत है, यानी कि सही कथन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। अब देखिए बी वाले को देखिए, त्रुटियां हमें सब बुरी नहीं होती है। त्रुटियां भाषा अधिगम की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण आयाम है, या त्रुटियां द्वितीय भाषा अर्जन की प्रक्रिया को समझने में सहायक है। तो यहाँ पर ये तीनों कथन सही है, बाकी एक सही नहीं है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आता है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में चित्रों से शिक्षार्थियों को क्या लाभ मिलता है। शिक्षार्थी यहाँ पर बिना पढ़े पूरी पाठ्य सामग्री को समझ लेते हैं, सहपाठियों की मदद से पढ़ते हैं और सीखते हैं, पाठ्य सामग्री में आए विचारों और घटनाओं को भांपते हैं और अनुमान लगा लेते हैं। और डी है, बिना किसी मदद के अपने आप पढ़ते और सीखते हैं। तो देखिए, जब एक भाषा की पाठ्य पुस्तक में यदि चित्र जो हैं वो इसमें जोड़े गए हैं तो उन चित्रों से शिक्षार्थी यानी कि पढ़ने वाले को क्या लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो उस चित्रों के माध्यम से जो पाठ्य सामग्री में जो आए हुए विचार हैं, घटनाएं हैं, उनको बच्चे जो हैं भांपते हुए अनुमान लगा सकते हैं। यानी कि चित्र जो होते हैं वो वहाँ पर बच्चों को अनुमान लगाने का कौशल बच्चों में विकसित करने का कार्य करते हैं कि यहाँ इस घटना में क्या हो रहा है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो हमारे यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका कक्षा 4 में संज्ञा पढ़ाना चाहती है और कौन सी विधि सर्वाधिक यहाँ पर उपयुक्त है। तो देखिए, यहाँ पर कक्षा 4 में संज्ञा पढ़ाना चाहती है तो संज्ञा की परिभाषा और प्रकार बताना ठीक है, या फिर हम पढ़ी जा रही पाठ्य सामग्री में व्यक्ति, स्थान और वस्तुओं के नामों को रेखांकित कर सकते हैं। उसके बाद हम संज्ञा की व्याख्या कर सकते हैं। और सी है यहाँ पर संज्ञा की व्याख्या करना, इसके बाद विद्यार्थियों से इसके उदाहरण पूछना। और डी है संज्ञा शब्दों पर आधारित कार्यपत्रक को पूरा करने के लिए कहना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो पढ़ी जा रही पाठ्य सामग्री में व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि का नाम आ रहा है उसको हम रेखांकित करें और उसके बाद में हम संज्ञा की एक सही व्याख्या करें। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। एक अध्यापिका अनुच्छेद लेखन के लिए प्रक्रिया आधारित उपगम का अनुसरण कर रही है। शिक्षार्थियों में लेखन कौशल विकसित करने का सही तरीका क्या है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो सही तरीका इसमें कौन सा रहेगा। विद्यार्थियों को अनुच्छेद लेखन के बारे में पढ़ने के लिए कहना, टॉपिक से संबंधित मस्तिष्क में आ रहे बिंदुओं को नोट करने के लिए कहना, या फिर सी है विषय से जुड़े मुख्य बिंदुओं की अपेक्षा व्याकरणिक गलतियों पर ध्यान देने के लिए कहना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से एक अध्यापिका अनुच्छेद लेखन प्रक्रिया आधारित उपगम का अनुसरण कर रही है और शिक्षार्थी में लेखन कौशल वो विकसित करना चाह रही है। तो इसके लिए जो सही तरीका यहाँ पर रहेगा कि टॉपिक से संबंधित मस्तिष्क में आ रहे बिंदुओं को नोट करने के लिए कहना। तो ऑप्शन नंबर बी होगा उत्तर। अगला प्रश्न है, स्वनिम जागरूकता किसका ज्ञान है। तो यहाँ पर है भाषा, संगीत, शब्द, ध्वनि। तो हम कह सकते हैं कि जो स्वनिम जागरूकता होती है वो किसका ज्ञान है, भाषा, संगीत, शब्द या ध्वनि। तो देखिए, जो स्वनिम है वो हमारी भाषा से जुड़े हुए हैं, भाषा के साथ साथ शब्द से भी जुड़े हुए हैं, शब्द वर्ण से भी जुड़े होते हैं और ध्वनि से भी जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटी चीज़ की बात करेंगे हम, ध्वनि, यानी कि उनके उच्चारण से संबंधित। आगे डी विकल्प यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, जब पाठकों से अपेक्षा की जाती है कि वे किसी पाठ्य सामग्री के प्रत्यक्ष या निष्कर्ष वाले अर्थ से आगे जाएं, तो यह किस पर आधारित होगा। तो देखिए, जब पाठक से हम अपेक्षा करेंगे कि वो किसी पाठ्य सामग्री के प्रत्यक्ष या निष्कर्ष वाले जो अर्थ हैं उनसे और भी आगे जाएं, तो ये किस पर आधारित होगा। पाठ्य सामग्री की पुनः प्राप्ति व समझ पर, मूल्यांकन और प्रतिबिंबन यानी कि गहन चिंतन पर, या फिर सरल अपने शब्दों में कहना
और सारांशीकरण करना और बारीकी और सरसरी तौर पर पठन। तो यहाँ पर ये गहन चिंतन से संबंधित होगा, जो कि मूल्यांकन और प्रतिबिंबन के रूप में यहाँ पर विकल्प बी जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, भाषा अधिगम में चुनौतीपूर्ण अवधि वह आयु है जब बच्चे अकादमिक भाषा सीखना शुरू करते हैं। जब बच्चे भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक रूप से ग्रहणशील हैं, जब बच्चे भाषा सीखना रोक देते हैं, और डी है जब बच्चे भाषा सीखना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, भाषा अधिगम में चुनौतीपूर्ण अवधि वह आयु होती है जब बच्चे भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक रूप से ग्रहणशील होते हैं। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। अगला प्रश्न होता है यहाँ पर, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का माध्यम क्या होना चाहिए? मातृभाषा, हिंदी, अंग्रेजी या फिर राज्य की भाषा? तो देखिए, बात यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी की पढ़ाई के लिए हम कर रहे हैं। तो बच्चा प्राथमिक स्तर पर होता है तो निश्चित रूप से यहाँ पर मातृभाषा में शिक्षण उसके लिए सबसे बेहतर होगा। चाहे वो जहाँ जिस राज्य से संबंधित हो, जिस क्षेत्र से संबंधित हो, वहाँ की जो भी मातृभाषा बच्चे की है वो उसके शिक्षण के लिए उपयोग में लाई जाना चाहिए, जब तक वो अपनी प्राथमिक स्तर की शिक्षा को पूर्ण नहीं कर लेता है, क्योंकि वही माध्यम जो है बच्चे को अपने अधिगम से बहुत अच्छे से जोड़ पाएगा, बहुत अच्छे से उसको सिखा पाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, नॉम चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन LAD बच्चों की किस बात में मदद करता है? तो यहाँ पर है वयस्कों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को शुरू करने, व्याकरण के नियम को बनाने, सरलतापूर्वक दूसरी भाषा सीखने में या दूसरे बच्चों के साथ में अंतरक्रिया करने में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये नॉम चॉम्स्की के अनुसार यदि भाषा अर्जन के उपकरण की बात करें तो बच्चों की किस बात में मदद करेगा? व्याकरण के नियम बनाने में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, कक्षा 5 में भाषा शिक्षण करते समय श्रीलाल पाठ्य सामग्री को बच्चों की पृष्ठभूमि, रीति रिवाज और परंपराओं से संबंधित करते हैं। श्रीलाल भाषा के किस सिद्धांत का यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं? सटीकता का सिद्धांत है, समूहीकरण का सिद्धांत है, अभ्यास का सिद्धांत है, जीवन से जुड़ाव का सिद्धांत है। तो यहाँ पर जीवन से जुड़ाव का जो सिद्धांत है उसका वो प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी पृष्ठभूमि, बच्चों की पृष्ठभूमि और रीति रिवाज परंपराओं से बच्चों को यहाँ पर संबंधित करते हुए अध्ययन करा रहे हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर उत्तर हो जाता है इस प्रश्न के लिए। आगे चलते हैं, प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाते समय अध्यापक को किस विधि का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि बच्चे काम में व्यस्त रहें और एक दूसरे के साथ में अंतरक्रिया कर सकें? तो यहाँ पर पाठ्यपुस्तक, अनुवाद, आगमनात्मक या फिर निगमनात्मक? तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा आगमनात्मक हमारा उत्तर होगा। आगे चलते हैं, निष्क्रिय शब्दावली में ऐसे शब्द होते हैं रिक्त स्थान जिनका प्रयोग कभी कभार होता है या फिर जिनका प्रयोग अक्सर किया जाता है, जिनका इस्तेमाल भाषा वैज्ञानिक ही करते हैं या जिनका इस्तेमाल लेखक ही करते हैं। तो निष्क्रिय शब्दावली जो होती है उसमें ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग कभी कभार होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर उत्तर होगा। आगे चलते हैं, कल्पना करें कि आप किसी गतिविधि क्लब के सचिव हैं और आपने अपने विद्यालय में एक सेमिनार की अध्यक्षता हेतु किसी भाषा वैज्ञानिक को आमंत्रित किया है। आप उनका साक्षात्कार कर रहे हैं और उसमें उनके व्यवसाय शौक और भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछ रहे हैं। इस गतिविधि को आप यहाँ पर किस श्रेणी में रखेंगे? श्रवण और लेखन गतिविधि, वाचन और लेखन गतिविधि के रूप में, पठन और श्रवण गतिविधि के रूप में, या फिर श्रवण और वाचन गतिविधि के रूप में? तो देखिए, जब हम निश्चित रूप से उनसे बात करेंगे तो हम उनके द्वारा जो भी चीज़ें बताई जाएंगी उनका श्रवण भी करेंगे और हम कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं तो यहाँ पर वाचन गतिविधि भी यहाँ पर ये हो जाती है। तो यहाँ पर इसके लिए हमारा विकल्प नंबर जो डी होगा, श्रवण और वाचन गतिविधि, ऑप्शन डी यहाँ पर उत्तर होगा। आगे चलते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस प्रकार की तथ्यात्मक सूचना संबंधी लेखन को आप किस श्रेणी में रखेंगे? तो यहाँ पर हम प्रतिपादक लेखन, व्याख्यात्मक या प्रत्ययकारी लेखन, वृत्तांतात्मक लेखन, विवरणात्मक लेखन? तो यहाँ पर इसे हम रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, प्रतिपादक लेखन या व्याख्यात्मक लेखन के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर होगा। आगे चलते हैं, विद्यार्थियों के साथ साहित्य पर क्यों बात करनी चाहिए और इससे संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर है, यह
बहुत प्रेरणास्पद है, यह पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, यह विद्यार्थियों को दूसरों की संस्कृति समझने में मदद करता है, या फिर यह भाषा अर्जन का आधार है। तो देखिए, विद्यार्थियों के साथ साहित्य पर बात क्यों करनी चाहिए, इससे संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, यह पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, यह कथन यह इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर उत्तर होगा। आगे चलते हैं, भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पर बात करें भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण की, तो योगात्मक आकलन की योजना बनाना और प्रश्न पत्र तैयार करना, शिक्षार्थियों की समझ में रह गए अंतरों यानी कमियों को जानना, या फिर सी है विद्यार्थियों को काम दिलवाने के उद्देश्य से उनकी भाषाई निपुणता का परीक्षण करना, डी है किसी विशिष्ट कार्यक्रम हेतु विद्यार्थी की पात्रता का आकलन करना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शिक्षार्थी की समझ में जो भी कमियां रह गई हैं उनको जानना, यही इसका उद्देश्य यहाँ पर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, किसी भाषा के शब्दों और उनके अर्थ के बीच स्वाभाविक संबंध नहीं है, यह कथन किससे संबंधित है। तो ये भाषा अद्वितीय है, भाषा वाचिक है, भाषा यादृच्छिक है, या भाषा गतिशील है। तो देखिए, यहाँ पर भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच स्वाभाविक संबंध नहीं है, ये कथन भाषा यादृच्छिक है, इससे संबंधित यहाँ पर रहेगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आता है, व्याकरण पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। तो यहाँ पर व्याख्यान, अभ्यास ड्रिल, अनुवाद या आगमनात्मक निगमनात्मक। तो व्याकरण पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि यहाँ पर रहेगी आगमनात्मक और निगमनात्मक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर उत्तर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आता है, लक्ष्य दृश्य शब्द भंडार में किस प्रकार का शब्द है। रटकर सीखा जाता है, या फिर पाठक इसकी पहचान करता है और बिना किसी जटिल विश्लेषण के इसके अर्थ को पाता है। और सी है लेखक की शैली और प्रभावशीलता का निर्णय लेने में मदद करता है। और डी है कम प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लक्ष्य दृश्य शब्द भंडार में किस प्रकार का शब्द रहेगा। तो पाठक इसकी पहचान करता है और बिना किसी जटिल विश्लेषण के इसके अर्थ को पाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर उत्तर होगा। भाषा कोई पृथक वाक्य या शब्द नहीं है, इसलिए अध्यापक को भाषा एक अर्थपूर्ण रिक्त स्थान के रूप में प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए, भाषा कोई पृथक वाक्य या शब्द नहीं है और अध्यापक को भाषा एक अर्थपूर्ण किसके रूप में, विमर्श, स्कीमा, पांडुलिपि या उपकरण। तो यहाँ पर भाषा एक अर्थपूर्ण विमर्श के रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर होगा। 2.5 वर्ष का एक बालक अपनी माता को एक पुस्तक पढ़ते हुए देखता है। वह भी पुस्तक के पृष्ठ पलटता है और पुस्तक को उलटता पुलटता है और मुद्रित भाषा को पढ़ने का प्रयत्न करता है। इस बच्चे को किस श्रेणी में आप रखेंगे, प्रारंभिक, पाठक, लेखक, वक्ता, अवलोकनकर्ता। तो बच्चे को यहाँ पर हम रखेंगे प्रारंभिक पाठक के रूप में, क्योंकि बच्चा भी 2.5 वर्ष का है और वो अपनी माता को पृष्ठ पढ़ते या उलटते हुए देखता है। तो बच्चा भी यहाँ पर पुस्तक के प्रश्न उलटता पुलटता है ना। तो यहाँ पर बच्चा जो है वो प्रारंभिक पाठक के रूप में रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चों के द्वारा बोली जा रही भाषा और विद्यालय में पढ़ाई के माध्यम की भाषा में विद्यमान अंतर को किया जाना चाहिए। अब इस अंतर को क्या किया जाना चाहिए। अंतर को यहाँ पर अनदेखी करनी चाहिए, बनाए रखना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, या पुल बनाना चाहिए, पाटना चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑप्शन डी, पाटना चाहिए या पुल बनाना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। एक अध्यापिका कक्षा 5 के विद्यार्थियों के पठन कौशल का आकलन कर रही है। कौन सा तरीका पठन के आकलन का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। पढ़ी गई सामग्री के आधार पर स्रोत लेख, पढ़ी गई सामग्री को अपने शब्दों में सारांशीकरण, पाठ पढ़ने के बाद शब्द अर्थ लिखना, पढ़े गए पाठ की थीम पर एक अनुच्छेद लिखना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अध्यापिका कक्षा 5 के शिक्षार्थियों के पठन कौशल का आकलन कर रही है और
तरीका यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा वो होगा पढ़ी गई सामग्री का अपने शब्दों में सारांशीकरण, यानी कि बच्चों को यहाँ पर जो भी सामग्री पढ़ाई गई है बच्चों से उनका सारांश लिखने के लिए दे सकती हैं और बच्चे अपने शब्दों में उसका सारांश यहाँ पर लिखेंगे और हम उनका आकलन इसमें कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आता है, विक्रम का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ। इसके 6 वर्ष बाद उसके पिता का स्थानांतरण केरल में हो गया। वहाँ विक्रम को एक अंग्रेजी माध्यम में के विद्यालय में प्रवेश दिलाया गया, किंतु कुछ ही महीनों में उसने मलयालम सीख ली और इस स्थिति में विक्रम ने अपने परिवेश से मलयालम अर्जित की, विद्यालय से मलयालम सीखी, किसी अध्यापक से मलयालम सीखी, भाषा अध्यापक से मलयालम सीखी। तो देखिए विक्रम जो था उसका परिवेश बदला और उसने अपने परिवेश से ही यहाँ पर मलयालम जो थी वो अर्जित कर ली। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? श्रवण और पठन कौशल उत्पादक हैं, श्रवण और वाचन ग्राही कौशल है, श्रवण उत्पादक कौशल है पर पठन ग्राही कौशल है, श्रवण ग्राह्य है जबकि वाचन उत्पादक कौशल है। तो यहाँ पर श्रवण ग्राह्य है जबकि वाचन एक उत्पादक कौशल है, ये यहाँ पर सही इसमें रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आज के जो 30 प्रश्न प्रैक्टिस सेट के रूप में थे ये यहाँ पर हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।